आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक हाइपोटेंशन। इससे पहले अपने हाइपरटेंशन भी पढ़ा है, तो इसकी जस्ट अगेंस्ट डिजीज है हाइपोटेंशन, जिसको अपन लो ब्लड प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो हाइपोटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज लेस देन 90 mm ऑफ Hg एंड द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज लेस देन 60 mm ऑफ Hg एंड दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपोटेंशन। मीन्स एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक है वो 60 mm ऑफ Hg से कम हो जाए तो उसको अपन बोलते हैं हाइपोटेंशन। देन हाइपोटेंशन है वो हाइपरटेंशन का जस्ट अपोजिट कंडीशंस होती है। देन अपन आते हैं इसके कॉजेज पे। तो हाइपरटेंशन का मेन कॉज होता है लो ब्लड वॉल्यूम, यानी अपनी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम यदि डिक्रीज है तो उस कंडीशन के कारण हाइपोटेंशन डेवलप हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस, तो कई टाइप्स के हार्मोन है वो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जैसे कि अपन बोल सकते हैं थायराइड हार्मोन है, तो थायराइड हार्मोन यदि डिक्रीज है तो उस पर्सन के अंदर ये हाइपोटेंशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। देन शुगर डिक्रीज़ है, तो शुगर डिक्रीज़ होने के कारण भी हाइपोटेंशन की कंडीशन डेवलप होती है। और शुगर डिक्रीज़ कौन सी कंडीशन होती है, जैसे इंसुलिन एक्सेस अमाउंट के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो शुगर को क्या करता है, लो करता है, तो उसके कारण भी हाइपोटेंशन डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट, बाइंडिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, यदि ब्लड वेसल्स है वो बाइंड हो जाए एक दूसरे से तो उसके कारण हाइपोटेंशन हो सकता है। हेमरेज, एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण भी, कोई भी इंजरी है, कोई एक्सीडेंट वगैरह के अंदर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए तब हाइपोटेंशन डेवलप हो सकता है। लो डाइट ऑफ NaCl, यानी सोडियम डाइट्स अपन बहुत कम अमाउंट के अंदर ले रहे हैं, नमक वगैरह बहुत कम खाते हैं, तो उन पर्सनस के अंदर भी हाइपोटेंशन हो सकता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ डायरेटिक्स, यदि अपन बहुत ज़्यादा डायरेटिक्स यूज़ कर रहे हैं तो डायरेटिक्स क्या करेगी, अपनी बॉडी से फ्लूइड वॉल्यूम को डिक्रीज़ करेगी, और फ्लूइड वॉल्यूम जब डिक्रीज़ होगा तो मीन्स हाइपोटेंशन है उसको लीड्स करेगा। देन डिहाइड्रेशन, यानी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेट है, फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज है, तो डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट के अंदर भी हाइपोटेंशन की कंडीशंस डेवलप हो सकती है। देन सम मेडिसिन लाइक एज बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स, क्योंकि ये क्या करती है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, जिसके कारण भी हाइपोटेंशन की कंडीशंस है वो डेवलप हो सकती है। तो ये सारे क्या है, कॉजेज है जो हाइपोटेंशन की कंडीशंस को लीड्स करते हैं। देन आफ्टर टाइप्स ऑफ हाइपोटेंशन, तो हाइपोटेंशन को बहुत सारे टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, इसमें से कुछ टाइप्स अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन होता है पोस्टरल और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, यानी लो बीपी ड्यूरिंग द स्टैंडिंग अप, यानी जब पेशेंट खड़ा हो जाए, खड़े होते ही उसका ब्लड प्रेशर डाउन होता है तो उसको अपन पोस्टरल या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, दिस इज ए सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर व्हेन स्टैंड अप फ्रॉम सिटिंग पोजीशन और स्टैंड अप आफ्टर लेइंग डाउन, यानी पर्सन बैठे बैठे खड़ा हो जाए या लेइंग डाउन पोजीशन के अंदर सो रहा है और उसको एकदम से खड़ा हो जाए तो सडनली बीपी क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पोस्टरल या फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इट इज़ अकर सच एज प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, और ये कंडीशन है मोस्टली लॉन्ग टाइम तक बेड रेस्ट के कारण डेवलप होती है। डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट के अंदर, बर्न वाले पेशेंट के अंदर हो सकती है। क्यों हो सकती है, जैसे प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट वाले पेशेंट है तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग उसका ब्लड है वो पूल रहेगा, यानी एक जगह कलेक्ट होना स्टार्ट होगा, और जो हार्ट की तरफ बैक फ्लो है वो रिड्यूस होगा, और जैसे ही पेशेंट खड़ा होगा तो उसका सडनली ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा और वो हाइपोटेंशन कोज करेगा। दैन डायबिटीज़ मेलाइटिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर क्या होता है, एक्सेसिव इंसुलिन थेरेपी वगैरह ले रहा है तो शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है और वो हाइपोटेंशन की कंडीशंस डेवलप कर सकता है। जब पेशेंट बैठा है एकदम से खड़ा हो तो तुरंत फेंटिंग वगैरह होके और तुरंत गिर सकता है। देन हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस हो रखे हैं या फिर पर्सन का कार्डिक आउटपुट बहुत ज़्यादा रिड्यूस है, तो वो कंडीशंस भी है हाइपोटेंशन को डेवलप कर सकती है। देन बर्न, तो बर्न वाले पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन होता है, यानी बॉडी से फ्लूइड है वो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर लॉस हो जाते हैं, तो जब फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ब्लड है, यानी ब्लड वॉल्यूम भी एक तरीके से डिक्रीज हो जाएगा और उसके कारण प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी हार्ट के पास, और वो कार्डिक आउटपुट को रिड्यूस करके और ब्लड प्रेशर को सडनली डाउन करेगा। तो उस कंडीशन के अंदर पर्सन यदि बैठा हुआ है ये सभी कंडीशन के अंदर और यदि तुरंत वो खड़ा होता है तो उसका सडनली बीपी ड्रॉप हो सकता है, जिसके कारण पेशेंट के गिरने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये होता है पोस्टरल और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसके अलावा डिहाइड्रेशन और कुछ मेडिकेशंस है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर्स, ये लेने वाले पेशेंट भी पोस्टरल हाइपोटेंशन की कंडीशंस को डेवलप कर सकते हैं। देन सेकंड टाइप आता है पोस्ट पार्डियल हाइपोटेंशन
और लो ब्लड प्रेशर आफ्टर ईटिंग। पोस्ट पार्डियल हाइपरटेंशन को हम बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के जस्ट बाद में ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाना। तो ये क्या होता है, इट इज़ सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर आफ्टर ईटिंग, और इट इज़ अफेक्ट मोस्टली इन ओल्डर एडल्ट, यानी जो ओल्डर एडल्ट होते हैं उनके अंदर ये कंडीशन है वो ज़्यादा डेवलप होती है। अब ये कंडीशन डेवलप कैसे होती है, यानी किसी पर्सन के अंदर कोई भी कंडीशन के कारण, यानी सडनली वो लॉन्ग टाइम तक खड़ा रहता है या फिर डिहाइड्रेशन वगैरह है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो और अब्डोमिनल ऑर्गन्स है वहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा रहती है बाकी बजाय दूसरे ऑर्गन के अंदर। जब पेशेंट ईटिंग करता है तो ईटिंग करने के कारण बॉडी को सारे पार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई की आवश्यकता रहती है, और उस समय प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई बॉडी के अदर पार्ट्स के अंदर नहीं हो पाती, तो वो कंडीशंस है वो हाइपोटेंशन की कंडीशंस को डेवलप कर सकते हैं। तो इस हाइपोटेंशन को हम बोलते हैं पोस्ट पार्डियल हाइपोटेंशन। देन आता है थर्ड वन, न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन। न्यूरली यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ये जो हाइपोटेंशन है ये मोस्टली ब्रेन सिग्नल के अफेक्ट होने के कारण डेवलप होता है, तो इसको अपन न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मीडिएटेड हाइपोटेंशन इज ऑर्डर कॉज ब्लड प्रेशर टू ड्रॉप आफ्टर स्टैंडिंग टू फॉर लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय तक स्टैंडिंग होने के कारण ये कंडीशन डेवलप होती है। मोस्टली अफेक्ट यंगर एडल्ट्स और इट इज़ अकर ड्यू टू द मिसकम्युनिकेशन बिटवीन द हार्ट एंड ब्रेन, यानी ब्रेन और हार्ट के मिसकम्युनिकेशन के कारण ये कंडीशन डेवलप होती है, और ये कंडीशंस मोस्टली यंग एडल्ट के अंदर डेवलप होती है और उन एडल्ट्स के अंदर होती है जो लॉन्ग टाइम तक स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर रहते हैं, तो उसके अंदर ये ब्रेन और हार्ट का जो सिग्नल है उनके बीच में मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, तो वो जो हाइपोटेंशन डेवलप करता है उसको हम बोलते हैं न्यूरली मीडिएटेड हाइपोटेंशन। देन अब अपन पढ़ते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो हाइपोटेंशन कंडीशन है तो सबसे पहला सिम्टम्स होगा कि उसका ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। देन लैक ऑफ कंसंट्रेशन मीन्स कोई भी वर्क के अंदर कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा। ब्लड विजन, धुंधला विजन हो जाएगा। देन नोजिया, वॉमिटिंग के चांसेस बढ़ेंगे। डिप्रेशन के अंदर पेशेंट चला जाएगा। शॉक, यानी शॉक का मीन्स बॉडी के अदर पार्ट के पास ब्लड सप्लाई, ऑर्गन के पास ब्लड सप्लाई नहीं डेवलप हो पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी, जिसके कारण शॉक डेवलप हो सकता है और वो ऑर्गन फेलियर भी कॉज कर सकता है। देन डिजीनेस, थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास वगैरह लगेगी। चेस्ट पेन, पर्सन के अंदर चेस्ट पेन या हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि हार्ट के पास भी ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी और वो हार्ट अटैक की कंडीशंस भी डेवलप कर सकते हैं। कोल्ड स्किन, पेशेंट की स्किन है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगी क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है बॉडी के पार्ट्स के पास। देन रैपिड एंड स्लो ब्रीथिंग, या तो पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा रैपिड ब्रीथिंग होगी या बहुत ज़्यादा स्लो ब्रीथिंग के चांसेस हो सकते हैं। तो ये सिम्टम्स है वो हाइपोटेंशन के अंदर डेवलप होते हैं। अब आते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे कि पेशेंट का ब्लड काउंट कैसा है, ताकि अपन ब्लड लॉस के टाइम उसका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हीमोग्लोबिन लेवल भी असेस कर सकें और ब्लड वॉल्यूम भी असेस कर सकें। देन पेशेंट को मान लो कोई डिहाइड्रेशन है तो उसके अंदर उसका ब्लड वॉल्यूम क्या है, तो ये सीबीसी से अपन वो चेक कर सकते हैं। ईसीजी के अंदर हार्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो अपन असेस कर सकते हैं। देन इकोकार्डिया के अंदर अपन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में और वेंस के अंदर कहीं प्रॉब्लम्स वगैरह तो नहीं है उसके बारे में अपन असेस कर सकते हैं। देन ब्लड एंड यूरिन कल्चर, तो इससे कोई भी जैसे लेवल वगैरह है, जैसे थायराइड लेवल है या फिर शुगर लेवल है, तो इनके बारे में भी अपन पता लगा सकते हैं क्या क्या हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जो कि हाइपोटेंशन की कंडीशंस को कोज कर रहा है। देन सोनोग्राफी ऑफ लेग वेन की सोनोग्राफी अपन क्यों करेंगे, क्योंकि कई कंडीशन के अंदर लेग वेन के अंदर जो ब्लड को ऊपर भेजने की क्षमता होती है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी ये लेग वेन है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है या उसकी मसल्स है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसके कारण ब्लड है वो प्रॉपर्ली हार्ट के पास नहीं पहुंच पाएगा जो इन्फीरियर वेन का हुआ है उसकी तरफ। तो उस कारण ब्लड क्या होगा, पूल होगा लेग्स के अंदर, और पूल होगा तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा, यानी कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होगा, और कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होगा तो ब्लड प्रेशर को डाउन करेगा। तो इसीलिए अपन लेग्स वेन की सोनोग्राफी करेंगे कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाले पर्सन है उनके अंदर हाइपोटेंशन हो सकता है, या फिर जिनकी वेन्स है वो जैसे अपन कह सकते हैं स्पाइडर की तरह हो जाती है, इस जैसे मकड़ी का जाला वगैरह वैसी वेन्स हो जाती है थाई के अंदर, जो लंबे समय तक काम करते हैं या फिर लंबे समय तक सीटिंग पोजीशन के अंदर रहते हैं, उन पर्सन के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। तो उनकी लेग का अपन सोनोग्राफी करेंगे और पता लगाएंगे कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है, वो वीक है, उनके मसल्स वीक है, या फिर उनके अंदर जो ऊपर भेजने की क्षमता होती है वो वीक हो जाती है। तो
तो ये कंडीशंस को अपन पता लगा सकते हैं। देन चेस्ट एक्सरे करेंगे। चेस्ट एक्सरे के अंदर अपन पर्सन्स के अंदर हार्ट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है और लंग्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। सीटी स्कैन के अंदर अपन हार्ट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वेन वगैरह इन कंडीशंस या ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके बारे में अपन पता लगा सकते हैं। तो ये क्या है, सारी इन्वेस्टिगेशंस है जिसके थ्रू अपन हाइपोटेंशन कहाँ पे हो रहा है, क्यों हो रहा है और कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं जिस कारण हाइपोटेंशन कंडीशंस लीड्स हो रही है, इन सब के बारे में पता लगा सकते हैं। देन आफ्टर अपन करते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर अपन सबसे पहले डिहाइड्रेशन की यदि कंडीशंस है तो उसको ट्रीट करेंगे ताकि अपन ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करें और हाइपरटेंशन को लीव कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन आरएल है, नॉर्मल सलाइन वगैरह है, रिंगल लैक्टेट है, वो अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। देन पर्सन के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो उस इन्फेक्शन के लिए अपन एंटीबायोटिक्स देके उसको ट्रीट कर सकते हैं। देन उसके बाद अपन करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर अपन पेशेंट्स को, क्योंकि इसका मेन कारण क्या होता है, डिहाइड्रेशन, फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज होना या फिर बर्न वाले पेशेंट, तो उनके लिए अपन ब्रिंग मोर फ्लूइड लेस एल्कोहल, यानी एल्कोहल का अमाउंट तो कम रखेंगे लेकिन फ्लूइड अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर हो सके। देन वाटर कैन इम्प्रूव ब्लड प्रेशर। तो वाटर क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करता है। डोंट जस्ट गेट अप इमीडिएटली, यानी पेशेंट यदि बैठा हुआ है या लेटा हुआ है तो तुरंत उसको खड़ा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसे पर्सन है जिनके अंदर ये कंडीशन बार बार डेवलप होती है तो उनको अपन सजेस्ट करेंगे कि तुरंत खड़े ना हो, वो धीरे धीरे खड़े होना चाहिए। देन वन कैन ऑल्सो वियर कंप्रेशन शॉक ऑन द लेग, इट विल हेल्प टू इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन। यानी कई बार जैसे मैंने बताया था कि लेग वेन वीक हो जाती है, तो जब लेग वेन वीक हो जाती है तो ब्लड है वो प्रॉपरली हार्ट के पास नहीं पहुंच पाता है वेन्स के थ्रू। तो उस कंडीशन के अंदर पर्सन को अपन कंप्रेशन शॉक पहनने की सलाह देंगे जिससे क्या होगा, वो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा। तो ये अपन सजेस्ट कर सकते हैं। देन इफ़ पेशेंट कैन सफ़र फ्रॉम डिहाइड्रेशन ड्यू टू द वॉमिटिंग, ड्रिंक फ्लूइड विद इलेक्ट्रोलाइट्स, अवॉइड सडन मूवमेंट, मूव स्लोली। यानी किसी पर्सन को डिहाइड्रेशन, जैसे डायरिया वाले पेशेंट हो सकते हैं, एक्सेसिव वॉमिटिंग वाले पेशेंट हो सकते हैं, या फिर जो बर्न वाले पेशेंट हो सकते हैं, तो उनको अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पीने के लिए बोल सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेने के लिए बोलेंगे, और सडन मूवमेंट है उसको रिड्यूस करवाएंगे ताकि ये हाइपोटेंशन के चांसेस है रिड्यूस हो सके। क्यों, सडन मूवमेंट हुई, हाइपोटेंशन की कंडीशन होगा तो पर्सन गिरेगा और गिरने से उसको बहुत सारी इंजरी हो सकती है। तो इसको रोकने के लिए अपन पेशेंट को ये सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये इसका नर्सिंग मैनेजमेंट है, और इसके अलावा भी अपन और भी नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो वो तुम अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट, थैंक यू। और यदि किसी टाइप का डाउट है तो मेरे से कभी भी पूछ सकते हो।